झारखंड आपके लिए क्या आपके दिल में जगह रखता है? वैसे तो नेशन कम्स फर्स्ट। तो देखिए, झारखंड मेरे दिल के बहुत क्लोज है क्योंकि मैं झारखंड का हूँ। आज के टाइम में सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। सर, सबसे पहले कि लैंग्वेज कभी बैरियर हो नहीं सकता है। ये एक आपका ब्रिज है, एक स्पीकर और लिसनर के बीच में। सर आगे मैं बात करना चाहूँगा, आज का जो जनरेशन है, जो आज सोशल मीडिया और मोबाइल से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुका है, तो क्या सोशल मीडिया आज के कंटेक्स्ट में सर बहुत यूजफुल है या उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना बहुत बड़ी भूल होगी? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक ब्रेक थ्रू लाया, एक इनोवेशन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो सोशल मीडिया आपको ड्राइव करे। 2-3 घंटा 4 घंटा आप चल रहे हो उस पर। जिस डेडिकेशन से आपने बताया सर कि कितना लगाव था, कि मेरा अगर पहला लव भी अगर कहा जाए तो वो डिफेंस सर्विस था और सेकेंड लव भी पूछा जाता तो वो था। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग था सर कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में। आज हम अपने पॉडकास्ट का पहला सेशन शूट करने जा रहे हैं और आज हमारे बीच करदम ऋषि की कर्मभूमि अबरक नगरी कोडरमा से हरनो पथलगड्डा निवासी पवन यादव उर्फ अक्षत हमारे बीच हैं। उनके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ये जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द फेलिसिटेशन एंड ऑल। सबसे पहले तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शख्स हमारे बीच बैठे हुए हैं वो एक संघर्ष की जीती जागती मूर्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 4 बार NDA का एग्जाम दिया, 8 बार CDS का एग्जाम दिया, 8 बार एपकेट का, और तब जाकर कहीं इन्होंने सफलता पाई है। तो कहते हैं ना कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो पर भरपूर होना चाहिए। तो इस पंक्तियों के साथ सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, आपकी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करें आप सर, प्लीज। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा फार्मर हैं और हम लोगों ने अभी मतलब स्कूल जो हमारा है अभी वहाँ स्टार्ट किया न्यू बिजनेस। तो इकोनॉमिकली मैं शुरू से मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन ठीक था, पापा बहुत हेल्प किए इसमें। और उनका ये ड्रीम था कि मुझे सैनिक स्कूल में एडमिट करवाना है। तो मैं जब क्लास 6 में वहाँ एडमिशन लिया सैनिक स्कूल में और मैंने 12th वहाँ से किया, 12th तक। तो जब मैं क्लास 12 से निकला तो मैं NDA दिया, 4 टाइम दिया, लेकिन वो मेरा एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन कॉलेज में वहाँ एडमिशन लिया, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और फिर वहाँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया। और तब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने CDS एग्जाम निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली वो SSB नहीं निकाल पाया। मतलब कि लेकिन मैं हर अटेम्प्ट के साथ ये था कि मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा था। और फिर एफकेट में दिया, एफकेट के लिए ट्राई किया, उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन वहां से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रही थी। ये थर्ड अटेम्प्ट में मैंने UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ये 2024 का है, इसमें मैं 315 रैंक लाकर चयनित हुआ इसमें। तो इसमें मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स सबका बहुत बड़ा रोल है। और स्पेशल मेंशन अगर मैं करूं तो मेरे दोस्त हैं विकास कुमार यादव, वो अभी इंडियन आर्मी में वो लेफ्टिनेंट है। तो ही इज वन ऑफ दोज आर्किटेक्ट हु क्राफ्टेड मी वेरी वेल। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा इस चीज को लेकर के कि मुझे हर कोई का हेल्प मिला इसमें से। तो सबसे पहले मैं आगे बात को बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आप नवचयनित अधिकारी बनने वाले हैं। हमें थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो जान सके, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कि उनको पता चल सके कि CAPF का एग्जाम क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें ब्रीफली समझाएं। सर सबसे पहले मैं बोलूँ तो यहाँ मैंने देखा एक चीज कि किसी को मतलब कि CAPF है क्या, असिस्टेंट कमांडेंट है क्या, ये मतलब पता नहीं है लोगों को। मतलब उनको बताने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि जैसे कि अब स्टेट में जैसे आप DSP होता है या फिर ACP होता है, जैसे कि उनके कंपैरिजन अगर करें तो सेंटर में आपका ये असिस्टेंट कमांडेंट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। ये कंपेयर करके बताना पड़ रहा है, मतलब लोगों को थोड़ा अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है।
और वो नेचुरल है, वेरी नेचुरल, क्योंकि वो देखेंगे तभी वहां से जानेंगे। तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसमें सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ये भी हैं जिनकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है ये साल में एक बार कंडक्ट होती है, 2 पेपर होता है इनका, एक दिन में दोनों पेपर कंडक्ट होते हैं। तो जब पहला पेपर क्वालिफाई करोगे आप, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा जी। लेकिन फाइनल मेरिट में सबका आंसर उसमें, सबका मार्क्स जुड़ेगा उसमें एग्रीगेट होकर के। तो दोनों का फिर कंबाइंड कट ऑफ आएगा, तो आप वो क्वालिफाई करोगे तो 2-3 महीने आपको टाइम मिलेंगे अपना फिजिकल क्राइटेरिया में, वो जो बोलते हैं वहाँ उसमें फिट होने के लिए, वेट बीएमआई में होने के लिए, जो कुछ 800 मीटर का जो होता है रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, वो सब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसके लिए मिलेंगे आपको। फिर अक्टूबर लास्ट या नवंबर से वो स्टार्ट होता है फिजिकल मेडिकल, वो पास करने के बाद फिर आपको वो जो बहुत छट जाते हैं उसमें और बहुत पास होते हैं जो, उनका इंटरव्यू फिर आपका अप्रैल मई में लगभग स्टार्ट हुआ था उनका इंटरव्यू। तो वहाँ इंटरव्यू हुआ, आपको डेट मिलेगा, और ये आपका इंटरव्यू यूपीएससी जो धौलपुर हाउस है दिल्ली में, शाहजहां रोड, जी। तो जहाँ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस का सबका एग्जाम वही सेम बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं, सेम बोर्ड होता है। और वहाँ कंडक्ट हुआ इनका इंटरव्यू, जो कि एवरेज 15 मिनट या फिर 20 से 25 मिनट में जा सकता है। जी। और जो लास्ट इंटरव्यू होता है वो खत्म होते ही, जैसे अभी 5 मई से 5 जून तक का इंटरव्यू चला, तो लास्ट इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 1 वीक या 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं, जो कि अभी 13 को आया था रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया। हाँ। तो ये लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है। जी सर, जैसा कि मैं जानता हूं आपको, आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और झारखंड का एक बहुत ही, समझ लीजिए कि एक ग्रामीण परिवेश का इलाका है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, ये भी हम लोगों का है। एक बड़ी बात है कि हमारे बीच में सैनिक स्कूल है, ये एक हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, जिसको आपने शुरू से देखा और उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन की। बट सर, मैक्सिमम जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी निजी संस्थान में भी शिक्षा ले रहे हैं, जैसा कि आपका भी अभी विद्यालय खुला हुआ है, सर वहां के बच्चों को कैसे मिल पाएगा, या उन बच्चों को क्या करना चाहिए अगर उनके मन में ललक हो सेना के प्रति, सेना का अफसर बनने का अगर उनके प्रति भी ललक हो, जैसा कि आपके मन में था, तो उनको कैसे तैयारी अभी से प्रिपरेशन करवाना चाहिए? क्योंकि आपको तो चलिए एक तो सैनिक स्कूल में क्या मिला कि गाइडेंस मिला, बट सारे बच्चों को वो चीज नहीं मिल पाता है। तो उस परिस्थिति में उन बच्चों को कैसे तैयार होना चाहिए अभी से, उसके बारे में सर कुछ बताएं हमें। देखिए सर, अगर इस चीज के लिए, अगर इस फील्ड में काम करें, इस वे में बढ़ना आगे, तो इसके सिर्फ बच्चों को नहीं, इनके लिए पेरेंट्स, टीचर, सबका इक्वली इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, कि सब कोई उसमें उस तरफ काम करें। और दूसरा चीज, आजकल आप देख रहे हो कि जितना सोशल मीडिया है या फिर कुछ भी है, उसे पॉजिटिवली यूज करना, क्योंकि सोशल मीडिया आपके लिए अगर बैन है, ये क्या मतलब कि अच्छा या बुरा है, गुड है, एविल है, तो ये आपके यूज पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज करते हो। तो वहां से भी आप कैरियर गाइडेंस या किसी सीनियर से, उससे आप ले सकते हो। यहाँ तक कि अगर कोई अधिकारी भी आते हैं आपके एरिया में, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, यहाँ तक कि वो बहुत हेल्पफुल होंगे उस चीज को बताने में उसमें। जी। चलिए सर, आज के टाइम में सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो हर कोई इसे फेस करते हैं। तो ऐसे में वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, और लैंग्वेज कहाँ तक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है सर इसके बारे में? सर, सबसे पहले कि लैंग्वेज कभी बैरियर हो नहीं सकता है, ये एक आपका ब्रिज है, एक स्पीकर और लिसनर के बीच में। आपके आइडियाज कैसे आप किसी को कन्वे करते हैं, इसमें हेल्प करता है। और ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप इंग्लिश पे इतना फोकस करो कि आपका जो रीजनल लैंग्वेज है या आपका जो हिंदी है, खोरठा है, उसको आप नेग्लेक्ट करो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। एक ऑफिसर अगर किसी ग्रामीण वासी से अगर उनके लैंग्वेज में अगर बात करता है, तो बहुत ज्यादा उस चीज को अपने से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने से एसोसिएट कर पाएंगे, लगेंगे कि नहीं, वो जो आदमी है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, वो वहां ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो आप इंग्लिश आपका बढ़िया है कब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां पर सब आपके होंगे, सब वो बोले इंग्लिश में बोलेंगे। तो अगर आपका इंग्लिश सही नहीं होगा वहां, तो आपके लिए वहां वो बैरियर बन सकता है। इसलिए इंग्लिश पे कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। आप आगे जाकर के फॉरेन डिप्लोमेट बनते हो, जाते हो फॉरेन में, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां आपका वो इंग्लिश हेल्प करेगा, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज टाइप है, ये जोड़ कर रखा है पूरे वर्ल्ड को, एक तरह समझ लो आप। तो वहाँ इंग्लिश हेल्प करेगी आपको। किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, वहाँ हिंदी या फिर आपके लैंग्वेज
उतने नहीं प्रसिद्ध है वहाँ पे या नहीं बोले जाते हैं, तो इंग्लिश आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। तो यहाँ इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एक लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी, किसी दूसरे को कम प्रायोरिटी, ये चीज सही नहीं है। मतलब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं। नहीं सर, वो जी, ब्रिज है आपका। बहुत अच्छा सर। सर आगे मैं बात करना चाहूंगा, आज का जो जनरेशन है, जो आज सोशल मीडिया और मोबाइल से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है कि लोगों को, गार्जियंस को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या सोशल मीडिया आज के कंटेक्स्ट में सर बहुत यूजफुल है, या उस पर बहुत ज्यादा टाइम देना बहुत बड़ी भूल होगी? इस पे सर कुछ बताएं, और कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू से ज्यादा गेन कर सकते हैं अच्छी चीजों को, इस पे सर कुछ। देखिए सर, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक ब्रेक थ्रू लाया, एक इनोवेशन है, ऐसा इनोवेशन है कि जो कि पूरे वर्ल्ड को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर रखा है सर। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो सोशल मीडिया आपको ड्राइव करे, 2-3 घंटा 4 घंटा आप चल रहे हो उस पर। क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊँ सोशल मीडिया है क्या, या फिर इसका बेनिफिट्स क्या है। आप देखो आज अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या डिसीजन ले रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कहीं भी वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है, आपका स्पेन, नॉर्वे, कहीं भी फुटबॉल टूर्नामेंट, कहीं भी कोई इलेक्शन, आपको कहाँ से पता चलता है? सोशल मीडिया से पता चलता है। अगर मैं ये मैसेज दे रहा हूँ तो लोगों को कहाँ से मिलेगा, उनके पास कहाँ से पहुंच रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वही अगर हम लोग डार्क साइड, इसके नेगेटिव साइड में जाकर देखें तो आजकल देखेंगे आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत मतलब फैल रहा है। ये चीज कोई र्यूमर्स फैला दें, सच नहीं है वो, फैला दे, र्यूमर्स फैला दे, तो उसमें सोशल मीडिया हार्म करता है लोगों को। गेम का एडिक्ट हो जाता है, कोई गेम खेल रहा है, गेम सही है, चीज है, दिमाग सही रहता है, रिफ्रेशमेंट होता है, लेकिन एकदम एक्सेस नहीं। कोई भी चीज अगर हम लोग, बहुत चीजें हो जाता है सोशल मीडिया से, लोग मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करता है, बच्चे एकेडमिक्स, ये आपका इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, तो वो एक्सेस यूज से या फिर मिस यूज से। तो सोशल मीडिया, वही मैं बोलूंगा पेरेंट्स से भी, आप बचपन से जैसे बच्चों को देंगे मोबाइल, अब देखो बच्चे अगर रो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसे मोबाइल मत पकड़ाओ, स्पोर्ट्स दो, उनके हाथ में फुटबॉल दो, बुक दो, या फिर ऐसा कोई गेम दो कि उसे अच्छा लगे। अगर वो स्टार्टिंग में आप वैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करोगे उस चीज को, आगे जाकर वो डेवलप होगा, वो चीज आदत लग जाएगी, लत लग जाएगा उस चीज का, तो वो सोशल मीडिया फिर वो प्रॉब्लम करेगी। सर मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, सफलता को पाने के लिए सर, हमें एक वो चीज जो करनी चाहिए और वो चीज जिसे छोड़नी चाहिए, दोनों चीजों पे सर आप एक एक अपना कमेंट पास करें कि ये चीज करना चाहिए और ये चीज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखो आप कि आजकल यूथ जो है वो बहुत ज्यादा इजीली वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब कि आप उस चीज का जल्दी शिकार बन सकते हैं। जी। तो जैसे आपका हो गया स्मोकिंग वगैरह कुछ भी, यस। या फिर मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, बहुत तरह मिसयूज होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। फिर बहुत सारे सोसाइटी में कुछ ऐसे मूवीज या फिर ऐसे प्रमोट करते हैं कि हाँ, वल्गरिटी या वायलेंट या वायलेंस कुछ प्रमोट करते हैं, उससे आपको ड्राइव नहीं होता, उससे मोटिवेट नहीं होना है आपको, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है, तो उससे मोटिवेट नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि रील और रियल में डिफरेंस होता है। जी। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। और जो करनी है क्या अपने एम को मतलब कि उसको गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों में डिफरेंस है। डिसिप्लिन आप कब रहते हो? जब किसी के गाइडेंस में या फिर किसी का ऑब्जर्वेंस में हो, आप कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तब आप डिसिप्लिन में हो। लेकिन आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपके सेंसेस पे आपका कंट्रोल है, आप अपनी इंद्रियां पे आपकी कंट्रोल है। आप चाह रहे हो कि मुझे अभी पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, चाहे कितना भी आगे कोई खेल रहा हो, मैच हो रहा हो, तो आप नहीं करोगे। फिर हो गया हार्ड वर्क, मेहनत करनी है, क्योंकि एक प्रोवर्ब है, ये पता नहीं कौन बोला था, मुझे पता नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि रोनाल्डो या मेसी है वगैरह, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, फुटबॉल तो मेरा फेवरेट गेम है। वो बोलते हैं कि इफ टैलेंट स्टॉप वर्किंग हार्ड देन हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो वही है कि दोनों का कॉम्बिनेशन सही है। आप टैलेंटेड हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ आता है आपको सेल्फ बिलीफ। मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, खुद सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि डाउट कभी कभी आता है, लेकिन आप में वो होना चाहिए कि आप ओवरकम कर सको उस डाउट को। तो आपको अपने हार्डवर्क पर बिलीव रखना है, फेथ रखना है, और अगर फेल हो रहे हो आप, तो उससे आपका एम के प्रति और मोटिवेशन और आना चाहिए। और जब मोटिवेट हो रहे हो आप, आपको मोटिवेट रील से नहीं होना है कि कहीं पायलट देख लिए, कहीं पे फाइटर प्लेन देख लिए, उससे मोटिवेट हो गए।
आपको मोटिवेशन को कैरी करना है लॉन्गर टाइम तक। ऐसा नहीं कि अभी मोटिवेट हुए शाम को फिर फ्यूज हो गए। आपको गेटिंग मोटिवेटेड इज बेटर, बट सस्टेनिंग दैट मोटिवेशन इज बेस्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो फिर मोटिवेशन को सस्टेन करना, ये सब चीज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब तैयारी। कैसे हम अपने दोस्तों को सेलेक्ट करें, क्योंकि दोस्त आपको सही दिशा में भी ले जा सकता है, गलत दिशा में भी ले जा सकता है। ऐसे में हम अपने आप को कैसे अच्छे दोस्तों के बीच में रखें, कैसे प्रोटेक्ट करें, और कैसे मुझे पता चले कि ये दोस्त मुझे गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले ये मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्त जो होते हैं ना, दे आर द बेस्ट थिंग, दैट थिंग नहीं, बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे आर बेटर देन योर बुक्स। दोस्त, और सारे दोस्त अच्छे होते हैं। या आपको लग रहा है कि कोई दोस्त अच्छा है तो उसके कंपनी में आ जाओ आप, अगर कोई लग रहा है ये दोस्त खराब कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको अच्छा बना दो। ये होना चाहिए। Yes. आप अबेंडन नहीं करना है, छोड़ना नहीं है किसी को। हाँ, लेकिन अगर कुछ आपको थोड़ा सा वाइज भी होना पड़ेगा कि सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट होते हैं, तो उसको एक्नॉलेज करना, उसको रास्ता दिखाना। आपको लग रहा है वो गलत है तो आप उसको साथ में लेकर चलो, उनको बताओ क्या गलत है। क्योंकि दोस्त सेलेक्ट करना वो थोड़ा कमर्शियलाइजेशन वाला आ गया कि आप सामान नहीं खरीदने जा रहे हो। आप यही तो है, हम कितना भी जॉब कर लो, कितना भी कमा लो, लेकिन आप आदमी जब कमाते हो ना, लोग कमाते हैं, तो वही लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी होती है। तो एक इंसान होना बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छा इंसान, एक अच्छा अफसर या अच्छा कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा इंसान बनना। ये तो आप कभी भी हासिल कर सकते हो, लेकिन इंसान बनना आपका वो शुरू से वो लगा होता है। सर क्या सर आप लक में बिलीव करते हैं कि लक, किस्मत भी, डेस्टिनी कुछ चीज होती है? हाँ, बिलीव करता हूँ, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है लक फेवर्स ब्रेव। ब्रेव। अगर आप बहादुर हो तभी लक फेवर करेगा आपको। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप बेड में बैठे रहोगे या फिर कुछ नहीं करोगे तो फिर लक आपको खुद मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर आगे मैं जानना चाहूंगा कि झारखंड से आप हैं, झारखंड आपके लिए क्या आपके दिल में जगह रखता है? वैसे तो नेशन कम्स फर्स्ट, बट फिर भी एक झारखंडी होने के नाते झारखंड वासियों के लिए और झारखंडी युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, और झारखंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है उस पर सर कुछ? सर देखिए, झारखंड मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं झारखंड का हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी ये बोली तो कर्म भूमि, मातृभूमि का वो पार्ट जो है, झारखंड जो हमारा है, मेनली ट्राइबल के लिए, जो उनके राइट्स के प्रमोट करने के लिए जो बना आपका 2000 में जी 15 नवंबर आई थिंक। तो वो उसके बाद झारखंड में बहुत सारी चीजें आई, मतलब कि अब हम अपना पॉलिसी बना सकते हैं सर, मतलब कि खुद को कैसे रखना है उस पर हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे वो बाहर एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन कुछ चीजें अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है सर झारखंड में। जैसे कि आपका हम लोग पॉलिसी कंटिन्यूटी वो नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है झारखंड में, गवर्नमेंट तुरंत बदल जाती है ये वगैरह। तो उसको अगर उस पर हम लोग अगर इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग बहुत रिच स्टेट है सर। मतलब 40% मिनरल रिजर्व जो है हमारे झारखंड में। आपका जो हमारा कोडरमा माइका, इतना यहाँ का फेमस माइका, रूबी माइका, जो कि सोवियत यूनियन में एक्सपोर्ट की जाती थी। हम यहाँ पर टूरिज्म का कितना बढ़िया पोटेंशियल है। तो सर झारखंड बहुत क्लोज है इस मामले में। देखिए आपकी अपना ये ध्वजाधारी हिल है, या फिर आपका पारसनाथ हिल है, नेत्रहाट है, तिलैया डैम है, उतना दूर जाने की जरूरत है, तिलैया डैम है अपना, फिर कदरम ऋषि पार्क है। मतलब कि अगर हम उस चीज को करें तो झारखंड को बहुत बहुत रिकॉग्निशन ला सकते हैं। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि सर उन्हें मतलब कि लोग ग्लोबल फेस, ग्लोबल फेस है झारखंड का, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। वो चीज ऑब्वियसली वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से आप धोनी बोलोगे तो रांची, वो चीज। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, एक उपलब्धि है सर। तो मुझे लगता है लोगों को नेशन कम फर्स्ट, नेशन तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपके पास जो लोग हैं उनको भी आप साथ में ऊपर लेकर चलें तो वो बहुत मायने रखती है सर वो चीज। सर एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके पापा के बारे में मैं जानता हूँ बहुत करीब से, वो एक सोशल फिगर है, सोशल वर्कर है। तो क्या आपके मन में ये नहीं आया कि मुझे जो सर्विस चूज करना है वो पब्लिक फिगर वाला, चाहे वो मतलब सिविल सर्विसेज में IAS IPS का जो है, जो पब्लिक फिगर होते हैं, बट आपने डिफेंस सर्विस में, ऑब्वियसली आप सैनिक स्कूल से थे तो थोड़ा सा आपका गोल उस और ज्यादा झुकाव था, बट कभी ये मन में आया अगर यूपी अगर डिफेंस सर्विसेज में नहीं जाते तो फिर क्या, उसके बाद क्या था? देखिए सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले लास्ट पार्ट को कवर करता हूं मैं, कि अगर मैं डिफेंस सर्विसेज में नहीं आता तो मेरे क्या था दिमाग में। फर्स्ट टाइम तुम्हारा क्या था? तो मेरा था ये डिफेंस। सेकेंड टाइम क्या था?
तो सर मैं बोलूंगा आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट ये बोलूंगा सेकंड नेम भी मेरा डिफेंस ही था, वो था कि यहाँ नहीं तो वहाँ मैं घुस ही जाऊंगा, और वो तभी मैं लगा रहा था दिन तक, वो चीज था सर इसका। और अगर बोलूँ कि पापा, आप वो शेयर किया कि पापा आपके सिविल मतलब कि आपके social figure सोसाइटी है में बहुत सोशल फिगर है, तो आपने कैसे चुना, आप आईएएस वगैरह के लिए ट्राई कर सकते थे, क्यों नहीं आया, या फिर वो चीज। तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई डिफेंस में आता है, मैं जा रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट से डील करते हैं, क्योंकि हम वहां जाकर के सर वो एरिया, जैसे मान लीजिए रेड कॉरिडोर वाला एरिया जो है, रेड कॉरिडोर मतलब कि जहाँ पर जो एरिया नक्सल से अफेक्टेड है, पशुपति से तिरुपति तक, तो उसमें स्टेट्स हमारे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब आती है। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है, नक्सल डेवलप होने का या फिर बढ़ने का प्रॉब्लम क्या है, ये सोशल कॉजेज, आपकी सिक्योरिटी हो गई, आपकी सोशल मतलब कि पॉवर्टी हो Poverty गई, बहुत- आपके सोशल इश्यूज जो है, आपके वुमेन एम्पावरमेंट कम है बहुत ज्यादा वहां पर, Casteism। तो हाँ ये सब बहुत सारा रीजन है, एजुकेशन बहुत लो है। तो हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम भी हम लोग एज एन सीएपीएफ हम लोग वो चीज को प्रमोट करते हैं। चलिए सर, आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई, और आपको देख के लगता है कि इंडियन जो आर्मी हमारी, चाहे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे, क्यों इतने देशभक्त हैं, कितना लगाव होता है, कितना डेडिकेशन है। जिस डेडिकेशन से आपने बताया सर कि कितना लगाव था, कि मेरा अगर पहला लव भी अगर कहा जाए तो वो डिफेंस सर्विस था, और सेकेंड लव भी पूछा जाता तो वो था शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग था सर कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ समय बिताने के लिए, हमको समय देने के लिए। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो इन्होंने अपने हौसले को मजबूत रखा और अपने इरादों में ऐसी जान लगाई कि आज सारी जो उपलब्धि है इनको मिली है, और भी आगे इनको ख्याति मिलेगी। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।